आज की कहानी आपको एक ऐसे दौर में ले जाएगी जहां दुनिया ने कई तरह के कत्ल और हैरान कर देने वाली घटनाएं देखी। इतिहास में सीरियल किलिंग और सीरियल किलर्स की कई कहानियां दर्ज हैं। कुछ कातिलों ने तो कत्ल करने के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं दी। कई बार बिना किसी वजह के भी मासूम जानें चली गईं और ऐसी कहानियों की संख्या कम नहीं है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कुछ अलग और चौंकाने वाली है। ये कहानी 17वीं सदी की है, यानी 1630 से 1655 के बीच का दौर करीब 25 सालों की अवधि में फैली हुई। इस समय की सबसे दिलचस्प और खौफनाक शख्सियत एक महिला थी जिसने अपने समय में आतंक का राज कायम किया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस महिला ने 600 से ज्यादा मर्दों का कत्ल करवाया, लेकिन असली आंकड़ों की माने तो यह संख्या कहीं ज्यादा थी। कहा जाता है कि इस महिला ने 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मा उठाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह महिला एक सीरियल किलर थी, लेकिन जब उसका भयानक सच दुनिया के सामने आया तो उस देश की ज्यादातर महिलाओं ने उससे नफरत नहीं की, बल्कि उनके दिलों में उस महिला के लिए प्यार, हमदर्दी और इज्जत थी। ये एक बेहद अजीब और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है कि एक महिला जिसने 600 से ज्यादा जानें लीं, उसे लेकर नफरत की जगह प्यार और सम्मान क्यों था। इस कहानी की पृष्ठभूमि रोम की है और यह घटना 17वीं सदी की है। उस समय रोम में हालात ऐसे थे कि लोग बड़ी संख्या में बिना किसी गंभीर बीमारी के मर रहे थे। सर्दी खांसी जैसी सामान्य बीमारियां भी जानलेवा साबित हो रही थीं। एक स्वस्थ इंसान अचानक बीमार पड़ जाता और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती, मगर किसी ने भी इन मौतों के बीच कोई कनेक्शन नहीं देखा। हर मौत का अलग कारण बताया जा रहा था। अलग अलग परिवारों, शहरों और इलाकों से जुड़ी ये घटनाएं लोगों के लिए मात्र संयोग बनी रहीं। उस वक्त की कानून व्यवस्था भी कुछ हद तक अस्तित्व में थी, लेकिन इसका नियंत्रण चर्च के हाथों में था। चर्च और वहां के पादरी बेहद शक्तिशाली हुआ करते थे और उनके निर्णय आखिरी माने जाते थे। जब किसी की मौत होती थी तो लोग इसे कुदरती मौत मानकर आगे बढ़ जाते थे। ऊपर वाले की मर्जी समझकर किसी ने मौतों को लेकर ज्यादा सवाल नहीं उठाए। हालांकि अगर उस समय किसी ने इन मौतों पर ध्यान दिया होता तो शायद आने वाले समय में एक बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। इन्हीं घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण और खौफनाक बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। जब इस सिलसिले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये तमाम मौतें कुदरती नहीं थीं। इन लोगों की मौत जहर से हुई थी। एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि मरने वाले सभी मर्द थे, और दूसरा कॉमन फैक्टर जो बाद में सामने आया वो ये था कि इन मर्दों का अपनी पत्नियों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। ये कहानी उस दौर की है जब इटली में महिलाओं के अधिकारों की बात शायद ही होती थी। 17वीं सदी में इटली के समाज में पुरुष प्रधानता इतनी गहरी थी कि महिलाओं के लिए कोई स्वतंत्रता या अधिकारों की बात ही नहीं थी। शादी के बाद पतियों को अपनी पत्नियों के साथ कैसा भी व्यवहार करने की छूट थी, चाहे मारपीट हो, अत्याचार हो या फिर मानसिक प्रताड़ना। इसे समाज का हिस्सा माना जाता था और इसे पति का अधिकार समझा जाता था। इस प्रकार के बर्ताव के लिए कोई कानूनी कार्रवाई या सजा का प्रावधान नहीं था। कानून और समाज दोनों ही इस हिंसा को नजरअंदाज करते थे। उस समय की महिलाओं के पास तलाक लेने का अधिकार भी नहीं था। एक बार शादी हो जाने के बाद महिलाओं का जीवन पूरी तरह उनके पति की रहमो करम पर होता था। पति चाहे जैसे रखे, उन्हें वही जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ता था। इस सामाजिक घुटन और निराशा का माहौल महिलाओं के लिए अत्यंत कठिन था। वे लगातार अपने हालात से जूझ रही थीं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई कानून नहीं था जो उनकी सुरक्षा कर सके। इसी घुटन और असहायता से शायद एक बेहद खतरनाक कहानी ने जन्म लिया। 1630 के आसपास की है, जब रोम, सिसिली और नेपल्स जैसे शहरों में एक खतरनाक गैंग सक्रिय था। इस गैंग को जहरीला गैंग कहा जाता था क्योंकि इसका मुख्य काम जहर देकर लोगों की हत्या करना था। ये गैंग खास तौर पर उन महिलाओं के लिए काम करता था जो अपने पतियों से तंग आ चुकी थीं, मगर समाज और कानून की बेड़ियों में बंधी होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थीं। ये गैंग उन पतियों को निशाना बनाता था जो अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते थे। इस गैंग का तरीका बेहद सरल लेकिन घातक था, पतियों को जहर देकर मार डालना। इस खतरनाक गैंग की सरगना थी एक महिला जिसका नाम था जूलिया टोफाना। जूलिया की कहानी खुद एक गहरे और दर्दनाक इतिहास से जुड़ी हुई थी। उसकी मां को भी उसके समय में सजाए मौत दी गई थी।
जूलिया की माँ अपने पति के अत्याचारों से बुरी तरह परेशान थी और अंततः उसने अपने पति की हत्या झड़ देकर कर दी। यह हत्या उस समय सामने आई जब चर्च ने मामले की जांच की और जूलिया की माँ को दोषी ठहराया। चर्च के फैसले के मुताबिक उसे सजाए मौत दी गई। अपनी माँ की मौत के बाद जूलिया टोफाना ने रोम की ओर रुख किया, जहां उसकी अपनी एक अलग कहानी शुरू हुई। उस समय तक उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। हालांकि उसके अपने पति की मौत के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका। ये एक रहस्य ही रहा कि उसका पति कैसे मरा। कई लोगों ने बाद में शक जताया कि शायद जूलिया ने भी अपनी मां की तरह अपने पति की हत्या झड़ देकर की होगी, लेकिन इस बात का कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जूलिया टोफाना ने अपनी नई जिंदगी रोम में शुरू की और वहीं उसने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास में कुख्यात हो गई। उसने तलवार, गोली या बम जैसे साधनों का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने एक नया और अद्वितीय तरीका अपनाया। जहीर। जूलिया ने एक खास किस्म का जहर तैयार किया जो बेहद प्रभावी था और आसानी से पहचान में नहीं आता था। इस जहर का नाम उसने अपने खुद के सरनेम पर रखा, टोफाना। टोफाना इतना खतरनाक जहर था कि इसे पानी या किसी पेय पदार्थ में मिलाने पर इसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। एक बार इसे पीने के बाद पीड़ित की मौत धीरे धीरे होती, जिससे इसे स्वाभाविक मौत समझा जाता। कहते हैं कि जूलिया टोफाना के बनाए जहर की सिर्फ 4 बूंदें ही किसी की जान लेने के लिए काफी थीं। इस जहर की सबसे खास बात यह थी कि इसका कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं था, जिससे इसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। जूलिया ने इस जहर को इस्तेमाल करने के कई तरीके ढूंढ निकाले, जिससे यह समाज में आसानी से फैल गया और महिलाओं के लिए इसे इस्तेमाल करना बेहद सरल हो गया। जहर को बेचने का जूलिया का तरीका भी बेहद चतुर था। उसने इसे इस तरह से महिलाओं तक पहुंचाया कि वे इसे बिना किसी शक के अपने पतियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। जूलिया ने महिलाओं से कहा कि वे इस जहर को अपने मेकअप बॉक्स में छिपाकर रख सकती हैं। इस जहर को एक प्रकार की फेस क्रीम के रूप में पेश किया गया। जूलिया ने महिलाओं को यह समझाया कि वे इसे अपने पतियों को यह कहकर दे सकती हैं कि यह क्रीम त्वचा को निखारती है और जवानी को वापस लाती है। इस झूठे वादे के साथ महिलाएं इसे बिना किसी संदेह के इस्तेमाल कर सकती थीं। जूलिया ने न सिर्फ फेस क्रीम में बल्कि परफ्यूम में भी जहर को छिपाने का तरीका निकाला। उसने कहा कि महिलाएं इस जहर को परफ्यूम की बोतल में डालकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी गंध न होने की वजह से कोई भी इसे परफ्यूम समझकर आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। इसका सबसे खतरनाक पहलू यही था कि इसे किसी भी पेय या भोजन में मिलाया जा सकता था, चाहे वह पानी हो, कॉफी, सूप या फिर खाने की कोई डिश। इस जहर की सिर्फ 4 बूंदें ही मौत का कारण बन जाती थीं। इस जहर को इतना प्रभावी और खतरनाक बनाया गया था कि महिलाएं अपने पतियों को बिना किसी शक संदेह के आसानी से मार सकती थीं। जूलिया टोफाना की यह कहानी वास्तव में एक दर्दनाक और अजीब विडंबना से भरी हुई है। जब वह रोम पहुंची तो उसने वहां की कई महिलाओं से मुलाकात की जो अपने पतियों के अत्याचारों से पीड़ित थीं। ये महिलाएं अपने पतियों की पिटाई, मारपीट और मानसिक यातनाओं का शिकार थीं। जूलिया को इन महिलाओं की कहानियों से प्रेरणा मिली क्योंकि उसने खुद अपनी मां के जीवन में भी ऐसा ही अत्याचार देखा था। इन्हीं परिस्थितियों और अनुभवों ने जूलिया के भीतर एक भावना को जन्म दिया, एक ऐसी भावना जो उसे उन महिलाओं की मदद करने के लिए प्रेरित करती थी जिन्हें उनके पतियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। जूलिया का उद्देश्य था कि वह उन शोषित महिलाओं की मददगार बने जो अपने पतियों की हिंसा और अत्याचारों से तंग आ चुकी थीं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यहीं से जूलिया के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसने टोफाना नाम का जहर तैयार किया जो पतियों को मारने का एक आसान और अदृश्य तरीका बन गया। जूलिया टोफाना की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर के समाज में महिलाओं की हताशा और पीड़ा की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। जूलिया ने अपने जहर का कारोबार इतना फैलाया कि उसने इसे कई रूपों में पेश करना शुरू किया और इसमें उसने समाज के भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों को भी शामिल कर लिया। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उसने संत निकोलस की तस्वीर वाली छोटी बोतलें तैयार की और उन बोतलों में जहर भरकर महिलाओं को बेचना शुरू कर दिया। इसका मकसद था कि महिलाएं इसे बिना किसी शक के अपने घरों में रख सकें और इसे इस्तेमाल कर सकें। जूलिया के जहर का कारोबार धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने गैंग में कई लोगों को शामिल किया। इनमें कुछ भ्रष्ट पादरी, कुछ जादू टोना जानने वाली महिलाएं और वे महिलाएं थीं जो अपने पतियों के अत्याचारों से बुरी तरह तंग आ चुकी थीं। ये सब लोग मिलकर जूलिया के जहर को फैलाने का काम करते थे।
कई बार जूलिया ने जहर को मरहम या तेल के रूप में भी बेचा। औरतों को बताया जाता कि यह एक जादुई मरहम या तेल है जिसे वे अपने पति पर इस्तेमाल कर सकती हैं। जूलिया टोफाना का खतरनाक खेल लंबे समय तक रोम में बिना किसी शक संदेह के चलता रहा, लेकिन आखिरकार 1650 के आसपास उसका राजाफाश हुआ, और ये भी बड़े नाटकीय तरीके से हुआ। कहा जाता है कि एक दिन जूलिया के पास एक महिला आई जो अपने पति के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। उसे किसी परिचित के जरिए जूलिया के बारे में पता चला था और वह मदद मांगने आई थी। जूलिया ने हमेशा की तरह उस महिला को भी जहर की 4 बूंदें दी जो एक छोटी शीशी में थीं, और उसे सलाह दी कि वह इस जहर को अपने पति के भोजन या पेय में मिलाकर उसे दे दे। महिला अपने घर लौट आई और तय किया कि वह अपने पति को रात के खाने में जहर मिलाएगी। उसने डाइनिंग टेबल पर पति के लिए सूप तैयार किया और उसमें वो 4 बूंदें जहर की डाल दी, जैसा कि जूलिया ने बताया था। पति सूप पीने ही वाला था कि अचानक महिला का दिल बदल गया। उसने सोचा, हाँ, मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है और टॉर्चर करता है, लेकिन वह मेरे बच्चों का पिता है। क्या पता आने वाले वक्त में वह सुधर जाए, या शायद वक्त के साथ चीजें बदल जाएं। उसे मारना सही नहीं होगा। ये विचार उसके मन में इतनी तेजी से आया कि उसने जल्दी से सूप का कटोरा पति के सामने से हटा लिया। पति को जब उसने सूप पीने से मना किया तो उसने अचंभे से पूछा, क्यों, क्या हुआ? पत्नी ने बहाना बनाते हुए कहा कि सूप शायद ठीक से बना नहीं है, इसलिए वह उसे पीने से रोक रही है। पति जबरन सूप पीने की कोशिश करता है और पत्नी ने जैसे तैसे वह सूप उठाकर दूर फेंक दिया। इस हरकत ने पति के मन में गहरा शक पैदा कर दिया। उसने पत्नी से पूछा, आखिर ऐसा क्या है कि तुमने मुझे सूप पीने से मना कर दिया? पत्नी शुरुआत में कुछ नहीं बताती, लेकिन पति लगातार सवाल करता रहा, उसे फोर्स करता रहा और आखिरकार पत्नी टूट जाती है। वह कहती है, दरअसल मैंने सूप में जहर मिलाया था और तुम्हें मारने का इरादा किया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, इसीलिए तुम्हें सूप पीने से मना कर दिया। पति इस बात से राहत महसूस करता है कि उसकी पत्नी ने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन फिर उसके मन में जिज्ञासा जाग उठती है। वह पूछता है, तुम्हें यह जहर कहां से मिला? किसने तुम्हें यह दिया? कैसे तुमने इसे इस्तेमाल करने का तरीका सीखा? पत्नी, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी, सारी बात उगल देती है। वह बताती है कि उसे यह जहर जूलिया टोफाना से मिला था और उसने उसे सिखाया था कि कैसे बिना शक के इस जहर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पहली बार था जब जूलिया टोफाना के जहर साम्राज्य का भेद किसी के सामने खुला था। पति यह जानने के बाद अपनी पत्नी को लेकर रोम के चर्च में पहुंचता है, जहां वह अक्सर जाया करता था। वहां पहुंचकर उसने पादरी के सामने सारी बात खोल दी। पादरी ने उसकी बातें गंभीरता से सुनी और फिर पति की पत्नी से भी सारा सच कन्फेस कराया। महिला ने पादरी के सामने स्वीकार किया कि उसने जूलिया टोफाना से जहर लिया था और अपने पति को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी पल में उसका इरादा बदल गया। ये कन्फेशन जूलिया टोफाना के लिए एक बड़ी मुसीबत का आगाज था। पादरी, जो उस वक्त के सबसे पावरफुल और प्रभावशाली लोगों में से एक थे, ने तुरंत ही इस सूचना को चर्च के अधिकारियों और रोम की सत्ता तक पहुंचाया। धीरे धीरे जूलिया का खतरनाक साम्राज्य और उसके जहर के खेल का भंडाफोड़ होना शुरू हुआ। यह रहस्यमय जहर की कहानी चर्च के माध्यम से फैलने लगा और पूरे रोम में इसकी चर्चा होने लगी। जूलिया पर शक की तलवार लटकने लगी और उसकी गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा। जब जूलिया को अपनी गिरफ्तारी का एहसास हुआ तो वह भागकर एक दूसरे चर्च में शरण लेने पहुंची। यह वही चर्च था जिसे वह बहुत मानती थी और जहां उसे विश्वास था कि उसे बचाया जा सकता है। चर्च ने अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करके जूलिया की गिरफ्तारी रुकवाने और उस पर लगे आरोपों को हटवाने की कोशिश भी की। ऐसा लग रहा था कि जूलिया बच जाएगी और सभी मुसीबतों से छुटकारा पा लेगी, लेकिन तभी रोम में एक और खतरनाक अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि जूलिया और उसकी संगठित महिलाएं जो काला जादू करती थीं, ने रोम के पानी में जहर मिला दिया है। यह साजिश रची गई कि रोम के सारे लोगों को जहर से मार डाला जाए ताकि वे रोम पर कब्जा कर सकें और अपनी काली शक्तियों का साम्राज्य स्थापित कर सकें। यह अफवाह आग की तरह पूरे रोम में फैल गई और जनता में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने जूलिया और उसके गिरोह के खिलाफ विद्रोह करने का मन बना लिया। जूलिया ने जिस शीर्ष चर्च में शरण ली थी, रोम की जनता को जल्द ही इसका पता चल गया। गुस्साए लोगों ने उस चर्च को चारों ओर से घेर लिया, ये कहते हुए कि वे जूलिया को अपने हाथों से सजा देंगे।
स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि चर्च की सबसे बड़ी प्राधिकरण को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अंततः जूलिया की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया। जूलिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भीषण यातनाओं का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक चले टॉर्चर के बाद आखिरकार जूलिया टूट गई और उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। उसने स्वीकार किया कि पिछले 25 वर्षों में उसने अनगिनत महिलाओं को जहर दिया था ताकि वे अपने पतियों की हत्या कर सकें। उसे सही संख्या याद नहीं थी, लेकिन उसने कुछ क्लाइंट्स के नाम और अन्य जानकारियां नोट की थीं। आधिकारिक जांच के अनुसार उसने करीब 600 पुरुषों की मौत का कारण बना यह घातक जहर दिया था। हालांकि कुछ लोग मानते थे कि असल संख्या 2000 से भी अधिक हो सकती थी। जैसे ही यह भयानक सच्चाई रोम के लोगों के सामने आई, पूरे शहर में हाहाकार मच गया। रोम के लोगों को यह जानकर धक्का लगा कि एक महिला ने इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को उनके पतियों की हत्या के लिए जहर दिया था। यह मामला उस समय की सबसे बड़ी हत्या की साजिश के रूप में सामने आया और जूलिया का नाम इस काले अध्याय में अमर हो गया। आखिरकार जुलाई 1659 में रोम के सबसे बड़े चर्च ने जूलिया, उसकी बेटी और गिरोह की 3 अन्य महिलाओं के साथ कुल 5 लोगों को जब मौत की सजा सुनाई गई, तब जूलिया ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने अपने क्लाइंट्स के नाम बताने शुरू किए जिन महिलाओं को उसने जहर दिया था। इन महिलाओं ने अपने पतियों को मारने के लिए जूलिया से जहर लिया था और जब यह सच सामने आया तो पूरे रोम में हलचल मच गई। रोम की प्रशासन ने तुरंत उन महिलाओं की धरपकड़ शुरू की जिन्होंने जूलिया से जहर लेकर अपने पतियों की हत्या की थी। इस अभियान में 30 से अधिक महिलाएं पकड़ी गईं, जिन पर अपने पतियों को जहर देकर मारने का आरोप था। उन सभी को भी न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। कहते हैं दर्जनों महिलाओं को इस संगठित हत्या के अपराध में फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि उन्होंने जूलिया से जहर खरीदकर अपने पतियों की हत्या की थी। हालांकि कुछ महिलाएं इस सजा से बच गईं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जूलिया से खरीदे गए पदार्थ के बारे में असली जानकारी नहीं थी। जूलिया ने उन्हें यह जहर एक ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में बेचा था, ये कहते हुए कि यह एक खास क्रीम है जिससे उनका चेहरा निखरेगा और उनकी खूबसूरती बढ़ेगी। इन महिलाओं ने यह तर्क दिया कि उन्हें इस घातक जहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन दर्जनों महिलाएं जिन्होंने अपने पतियों की हत्या की थी, उन्हें मौत की सजा से बचने का कोई मौका नहीं मिला। कहते हैं जिस दिन जूलिया को मौत की सजा दी जानी थी, उसी दिन वह अचानक रहस्यमय तरीके से जेल से गायब हो गई। ये घटना अपने आप में बेहद चौंकाने वाली थी क्योंकि जिस महिला को फांसी होनी थी वह सजा से कुछ घंटे पहले ही जेल से फरार हो गई। उसके गायब होने के बाद रोम के प्रशासन ने बड़े पैमाने पर उसकी तलाश की, लेकिन जूलिया का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों का मानना था कि जूलिया के जेल से भागने के पीछे उसके कुछ प्रभावशाली सहयोगियों का हाथ था। संभवतः चर्च और प्रशासन में भी कुछ लोग उससे जुड़े थे जिन्होंने उसकी फरारी में मदद की। इस तरह जूलिया ने अपने साथियों को पीछे छोड़कर खुद को बचा लिया, लेकिन उसकी बेटी और अन्य सहयोगियों को सजा-ए-मौत दी गई। साथ ही दर्जनों अन्य महिलाओं को भी, जिन्होंने जूलिया से जहर लेकर अपने पतियों की हत्या की थी, मौत की सजा मिली। जूलिया के भागने के साथ ही एक गहरी मिस्ट्री ने जन्म लिया। ये सवाल कि आखिर वह खतरनाक जहर बनाती कैसे थी और उसके इस जहर की संरचना में क्या खास था, एक रहस्य ही बनकर रह गया। इसी दौरान जब जूलिया के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद अगले ही महीने के भीतर एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। दुनिया के सबसे मशहूर संगीतकारों में से एक वुल्फगांग एमेडियस मोजार्ट अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मोजार्ट ने खुद एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो मोजार्ट ने चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मुझे जहर दिया गया है और यह वही खतरनाक जहर है जो जूलिया के अपराधों से जुड़ा था। मोजार्ट का यह बयान उस समय पूरे यूरोप में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस बात का अंदेशा जताया कि जिस तरह उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उससे लगता है कि उनके पास अधिक समय नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे जानते हैं कि किस प्रकार का जहर उन्हें दिया गया है और कितने समय में यह उनकी जान ले लेगा। मोजार्ट की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी हालत और खराब होती गई और ठीक उसी समय के भीतर जो उन्होंने अनुमान लगाया था, उनकी मृत्यु हो गई।
मोजार्ट की इस रहस्यमय मौत ने जूलिया और उसके जहर से जुड़े रहस्य को और गहरा कर दिया।